चलिए, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार, आपके अपनी वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और नेपाल के बीच संबंध को, जानेंगे क्यों आखिर जो है नेपाल जो है भारत के सामने जो कुछ ऐसी बातें जो है नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है जो भारत के लिए बहुत ही असहनीय है और भारतीय लोगों को भी बहुत बड़ा यह चोट पहुंचाता है। अभी हाल ही फिलहाल में नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया है कि अब वह भारत और नेपाल के सीमा पर मिलिट्री फोर्सेस को तैनात करेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर कभी भी जो है माने सेनाओं को नहीं रखा गया। तो आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ा जिसके कारण से नेपाली प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच वो अपनी सेना को तैनात करेंगे। तो आखिर विवाद आखिर है क्या? भारत और नेपाल के बीच अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। वह विवाद आखिर क्या है? तो विवाद का मूल कारण हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री है, भारत के रक्षा मंत्री कह सकते हैं माने हमारा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक लिंक रोड का उद्घाटन किया है और उस लिंक रोड का जो है वह लिंक रोड कहाँ से कहाँ तक है उसको जानेंगे। तो यह जो विवाद का कारण है, यह एक लिंक रोड है, वह लिंक रोड है पिथौरागढ़ से लेकर धराचलू तक। इस लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है मई 2020 में। उद्घाटन किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। अब विवाद यहां इसलिए उठा कि यह जो लिंक रोड है वह लिंक रोड मुख्य रूप से लिम्पू लेक के तक जाती है। कहाँ तक? लिम्पू लेक तक। तो लिम्पू लेक तक पहुँचती है, कह सकते हैं यह सड़क, यह रोड लिम्पू लेक तक जाती है। अब यहाँ पर ये लिम्पू लेक तक जाती है तो उठा बात क्या है कि लिम्पू लेक एक दर्रा है और यह दर्रा भारतीय अधीन क्षेत्र में है। अब इस दर्रा के बाद हुआ क्या कि यह लिम्पू लेक तक जाने के बाद भारत के जो पर्यटक है जो मानसरोवर जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो मानसरोवर को पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा सुविधा हो गया, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है लिम्पू लेक तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वहां से पुनः सड़क के मार्ग द्वारा कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत ही कम समय में पूरा करेगा, लगभग 1 सप्ताह का मान लीजिए कि यात्रा हो जाएगा। लेकिन इस रोड के नहीं निर्माण होने के पहले, इस लिंक रोड के उद्घाटन नहीं होने के पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीय पर्यटकों के लिए महीनों भर का होता था। 3-4 सप्ताह के कम से कम 3-4 सप्ताह लग जाते थे। तो इस प्रकार से इस जो है बहुत प्रतीक्षित था और इस रोड का जो है निर्माण BRO के द्वारा किया गया था। इस रोड का निर्माण आपको ये भी जान लेना होगा कि इस रोड का सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया। BRO के यहाँ बॉर्डर जो है रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा किया गया। अब यह जो है शुरू हुआ था 2008 से, है ना। BRO द्वारा सड़क का निर्माण किया गया और शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 से। शुरुआत 2008 से। अब जब सड़क बन गया तब जो है जब सड़क का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद नेपाल ने बहुत बड़ा आपत्ति जताया। नेपाल का कहना है कि लिम्पू लेक वह उसके क्षेत्र में आता है
और काला पानी को भी वो अपना क्षेत्र मानता है और लिम्पुआ धारा को भी वो अपना क्षेत्र मानता है। तो विवाद यहाँ पर तीन जो है प्रमुख मैंने कह सकते हैं क्षेत्र को लेकर हुआ, एक लिम्पू लेक, दूसरा काला पानी, तीसरा लिम्पुआ धारा। इन तीनों क्षेत्र के लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। तो विवाद का जो कारण है, विवाद का कारण लिम्पू लेक, दर्रा, लिम्पू धारा और काला पानी। अब ये जो है यह जो मैंने कह सकते हैं लिम्पू लेक दर्रा हुआ, लिम्पुआ धारा हुआ, काला पानी क्षेत्र हुआ, यह भारतीय क्षेत्र में, भारतीय नक्शे में शुरू से ही दिखाया जाता रहा है। नेपाल द्वारा भी जो है कभी भी इस पर इससे पहले आपत्ति नहीं दर्ज कराया गया और शुरू से ही इस पर जो है भारत का क्षेत्र माना जाता है। इस बीच यह चर्चा उठी कि सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल का कहना है कि सुगौली की संधि के अनुसार ये तीनों क्षेत्र उसके अधीन क्षेत्र में आते हैं, जबकि भारत का कहना है कि सुगौली की संधि के अनुसार ये सभी क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र में है। अब इस चर्चा का विवाद में दूसरा मुद्दा उठा सुगौली की संधि। अब सुगौली की संधि भी जो है यहाँ भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रोल अदा हो रहा है कि आप अब सुगौली की संधि है क्या। तो यह करेंट मुद्दा संबंधित है, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी जानना है कि सुगौली की संधि क्या है। तो यहाँ पर चर्चा में है सुगौली की संधि, चर्चा में है सुगौली का संधि, चर्चा में सुगौली की संधि। यह क्या है? चर्चा में, हाल फिलहाल चर्चा में आया सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि के अनुसार ही जो है, सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में। अब सुगौली की संधि जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो सुगौली की संधि ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया और जो है नेपाल के राजा के बीच हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच? तो ब्रिटिश इंडिया वर्सेस नेपाली राजा के मध्य, है ना। और यह संधि कब हुआ? मार्च 2016 में, मार्च 1816 में। संधि की शर्तें थी, संधि की शर्तें क्या था कि संधि की शर्तें थी कि मतलब नेपाल का जो है तराई क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में आ गया। साथ साथ सिक्किम के शासक को जो है सिक्किम के शासक को या सिक्किम शासक को स्वतंत्रता देने के लिए उसकी स्वायत्तता पर किसी प्रकार का नेपाल के राजा उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड के क्षेत्र को भी जो है मतलब भारतीय क्षेत्र में मतलब शामिल कर लिया गया। तो समय अब स्थिति उस समय आया कि लगभग कह सकते हैं कि सुगौली की संधि के अनुसार नेपाली तराई क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा जो है ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में आ गया। बहुत सा हिस्सा कह सकते हैं कि ये भारतीय क्षेत्र में आ गया। अब ऐसी स्थिति में तराई का 1/3 हिस्सा भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में आ गया और उस परिस्थिति में बहुत सारे कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के लोग जो है तराई क्षेत्र में निवास भी करते थे। अब बात यहाँ उठी, पुनः एक मुद्दा आया 1857 का जो है लड़ाई, जो सैनिक विद्रोह था 1857 का विद्रोह। उसके बाद उसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में। इसको जरूर याद रखिएगा। किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश इंडिया वर्सेस नेपाली राजा के मध्य हुआ। और कब हुआ? मार्च 1816 में लागू हुआ। संधि की शर्त क्या था? संधि की शर्त यह था कि अब नेपाल में जो है, नेपाल जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का एक प्रतिनिधि नेपाल में रहेगा और साथ ही साथ नेपाल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र की स्वायत्तता को सम्मान करेगा। सिक्किम की राजा की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सम्मान करेगा।
यह जो है, और उसके साथ साथ तराई का एक हिस्सा, एक बना कह सकते हैं नेपाल तराई का 1/3 हिस्सा जो है भारतीय क्षेत्र को मिला दिया गया, बहुत सारा क्षेत्र को मिला दिया गया, जिसमें आजकल जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कह सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब क्षेत्र जो है भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में उसी समय मिला लिए गए थे। अब बात उठी कि 1857 में, तो 1857 में आपको पता होगा, जो भी इतिहास पढ़े हैं उसमें एक बात जरूर आप सुने होंगे कि 1857 का जब सैनिक विद्रोह हुआ, तो उस सैनिक विद्रोह में भारत के तो जो शिक्षित वर्ग थे तो उन्होंने तो साथ कम ही दिया, परंतु साथ साथ बहुत बड़ा ब्रिटिश यह विद्रोह को दबाने में, माने सैनिक विद्रोह को दबाने में यानी गोरखा रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। गोरखा रेजिमेंट ने जो नेपाली सेना का एक नेपाली सेना कही जाती है, वह गोरखा रेजिमेंट क्या किया कि मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश भारत का समर्थन दिया। तो 1857 के विद्रोह में गोरखा सेना द्वारा ब्रिटिश शासकों का समर्थन मिला। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण नेपाल के तराई हिस्सा, जो नेपाल का जो तराई हिस्सा क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, वह हिस्सा जो है 1860 में नेपाल को वापस लौटा दिया गया। इसी कारण 1860 में नेपाल के तराई क्षेत्र को नेपाल को पुनः दिया गया। अब यही तराई क्षेत्र जो है, इस तराई क्षेत्र में मध्यदेशीय लोगों का बहुत बहुल क्षेत्र है, और यह मध्यदेशीय वही लोग हैं जो वर्ष 2015 में बहुत बड़ा विद्रोह किए थे नेपाल के सरकार के विरुद्ध। और उस समय भी जब मध्यदेशीय आंदोलन कर रहे थे नेपाली सरकार के खिलाफ, नेपाल के संविधान के खिलाफ, तो उस समय भी नेपाल सरकार ने यह कहा कि यह जो भारत की कह सकते हैं कि भारत के कारण ही नेपाल में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो यह जो है उस समय भी नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह बात कहा, अब कि भारत के कारण ही नेपाल में जो है अराजकता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जो है नेपाल के जो है दोषारोपण करने के कारण कुछ समय तक भारत के द्वारा जो है बहुत सारा चीज जो है हम जो कह सकते हैं व्यापार में जो खाद्य आपूर्ति थी वह रोक दी गई थी। इस कारण से नेपाल में बहुत बड़ा हाहाकार मच गया था। पुनः जो है फिर जो है कुछ ही समय के बाद फिर उसको आपूर्ति को जो है निर्बाध कर दिया गया। तो आखिर ये मध्यदेशीय जो थे, ये मध्यदेशीय क्या मांग है, तो इस मध्यदेशीय का मांग है कि नेपाल के जो सरकार है उस सरकार में उनका जो है क्षेत्र प्रतिनिधित्व बहुत कम दिया गया, बहुत कम। जहाँ पर माने कह सकते हैं कि वहाँ पर यानी 50,000 पर एक संसदीय क्षेत्र का जो अभी निर्वाचन किया गया था, 7 प्रांत नेपाल में बांटे गए, तो वहाँ पर उसकी जनसंख्या बहुत कह सकते हैं कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर भी प्रतिनिधित्व कम दिया गया। इस कारण से जो है ये मध्यदेशीय लोग नाराज हैं। तो खैर ये तो मध्यदेशीय लोग नाराज है, लेकिन इसकी नाराजगी वहाँ जायज़ भी है। अब तो ये नेपाल सरकार का देखने का काम बनता है, लेकिन मध्यदेशीय लोग जो है अधिकतर लोग जो है भारतीय लोगों से रिश्ते नाते संबंध बना हुआ है। इनका बहुतर संबंध जो है कह सकते हैं सीतामढ़ी, बिहार, मिथिला और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तराखंड क्षेत्रों में इनका जो वैवाहिक संबंध भी स्थापित है। तो मध्यदेशीय लोगों की मांग है कि उनको जो है उनको जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन उनको जनसंख्या के अनुसार नेपाल में प्रतिनिधित्व नहीं है, बहुत कम है। चूँकि 50,000 पर वहाँ पर्वतीय क्षेत्र में 50,000 पर जो है एक कह सकते हैं संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का जो है बनाया गया है, वहीं पर यहाँ पर जो है 5 लाख की आबादी पर बनाया गया। तो एक बहुत बड़ा
विषमता है, कहाँ 50,000 पर एक निर्वाचन क्षेत्र और कहाँ 5 लाख आबादी पर। तो इसलिए से इन लोगों का जो है कहना है कि हमारी जनसंख्या का अनुसार हमें जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए इसका भी जो जब आंदोलन इन लोग किए, मध्यदेशीय लोग आंदोलन, जिसको हम लोग मधेसी आंदोलन कहते हैं, तो मधेसी आंदोलन को भी नेपाल सरकार ने कहा कि इसको हवा कौन दे रहा है, तो इसको जो है भारत सरकार दे रहा है, दोष लगाया गया। और उस समय जब भारत ने तेल आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति कुछ समय के लिए रोका था, तो आपको यहाँ बता देना बहुत जरूरी है, उस समय नेपाल को चीन ने मदद किया था। और चीन गाहे बगाहे, हमारा तो चीन से 36 का आंकड़ा है ही, तो वह क्या है, गाहे बगाहे भी चीन जो है नेपाल को सह देता है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब उस समय नेपाल को टैंकरों से तेल पहुंचाया गया, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। जबकि इस बात को गुणगान जो है कि नेपाल के शासकों ने बहुत खुले दिल से किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना जो है, चीन हमारी बहुत मदद करता है और चीन हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है और हमें उससे व्यापारिक संबंध बढ़ाने की ज़रूरत है। एक तरह से खुलकर कहा जाए तो खुलकर के हिमायती किया गया नेपाल के द्वारा। जबकि चाइना के द्वारा जो तेल आपूर्ति की गई वो भारत से कई दुगुना से अधिक दाम पर आपूर्ति किया गया। तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि चाइना उसको तेल आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति भारत जितना सस्ता कर सके, जितना सस्ता भारत जो है तेल आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति या अन्य सामग्री की आपूर्ति भारत द्वारा बहुत कम सस्ते दामों पर होता है, उतने सस्ते दाम पर चाइना नहीं कर सकता है। इसलिए हम नेपाल के लोगों के और भारत के लोगों के साथ एक दूसरे के बहुत दिल में जगह बने हुए और इसको कोई मिटाने वाला भी नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल यह मुद्दा आकर के दोनों देशों के लोगों के बीच बहुत बड़ा जो है मतभेद पैदा कर दिया। कुछ लोगों जबकि यह जो है लिम्पू लेक और लिम्पू धारा, काला पानी, ये तीनों क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन नेपाली संसद ने अभी हाल ही में मई 2000 जो है कह सकते हैं 12-13 मई घटना है, उसमें अपना एक नक्शा बनाया, आधुनिक नक्शा नेपाल ने, और उस नक्शा में तीनों को अपना क्षेत्र दिखाया है। इस पर तीनों को, किसको? लिम्पू लेक, लिम्पू धारा और काला पानी, इन तीनों क्षेत्र को जो है अपना दिखाया है। तो इस बात का बहुत बड़ा कड़ा विरोध जो है भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा भी जताया गया कि हमारे नेपाल जो है हमारी संप्रभुता और अखंडता को जो है माने कह सकते हैं कि एक प्रकार का चोट पहुंचाता है। अब यहाँ पर काला पानी की बात चर्चा करते हैं। यह काला पानी क्षेत्र क्या है? तो यह काला पानी क्षेत्र वही है क्षेत्र है जहाँ से काला पानी क्षेत्र से काली नदी निकलती है। कौन नदी? काली नदी। और काली नदी जो है यहाँ पर आप देखिए, ये जो है उत्तराखंड के क्षेत्र से काली नदी निकलती है और यहाँ काली नदी जो है, काली नदी, काली नदी, ये काली नदी निकलती है और इस काली नदी का मैदानी भाग में नाम हो जाता है कौन नदी? शारदा नदी। शारदा नदी मुख्य रूप से कहे तो काली नदी जो है प्राकृतिक बॉर्डर माना गया है। प्राकृतिक बॉर्डर होता है कि जो प्राकृतिक रूप से बनाया गया। प्राकृतिक बॉर्डर है किसका? भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक बॉर्डर। ऐसा कोई सीमा रेखा तय नहीं किया गया, फिर प्राकृतिक बॉर्डर माना जाता है। अब इस काली नदी का उद्गम क्षेत्र को भी जो है, काली नदी का अधिकतर पानी नेपाल में बहता है, तो काली नदी के उद्गम क्षेत्र को भी जो है, जैसा इसको ऐसे दिखा लीजिए, हाँ, काली नदी के उद्गम क्षेत्र को भी जो है, काली नदी के उद्गम क्षेत्र को भी नेपाल अपना मानता है। अब ऐसी स्थिति में पुनः भारतीय संसद द्वारा, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर किया गया कि यह जो है मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्र है और भारत की स्वायत्ता और संप्रभुता पर नेपाल जो है चोट पहुंचाता है। अब यहाँ पर विवाद ये सब उठा है। अब इसका अभी तो हाल फिलहाल में कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारत और नेपाल के लोगों के बीच में दोनों पड़ोसी देशों के लोगों के बीच में जो दिल में जगह है एक दूसरे के लिए, उसके कारण यह विवाद बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन विवाद के बीच में एक तीसरे जो पक्ष कूद रहा है, मुख्य रूप से वह चाइना गाहे बगाहे परोक्ष रूप से नेपाल को सह देता है। तो यह एक बहुत बड़ी भारत के लिए सोचने वाली बात है कि कैसे चाइना जो है नेपाल के माध्यम से भारत को घेर रहा है। तो आखिर हम कैसे नेपाल के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और कैसे चाइना को वहाँ नेपाल से दूर करेंगे, इसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा, भारत को ऐसी रणनीति बनानी होगी। तो यह जो है अभी मुद्दा चला है, फिर इस पर समाधान होगा, लेकिन अभी यह टॉपिक चर्चा में से बताएं। अब आइए थोड़ा सा नेपाल के बारे में बताते हैं। तो नेपाल जो है, नेपाल के बारे में आप जान लीजिए, नेपाल मुख्य रूप से हिमालय की गोदों में बसा हुआ एक देश है। नेपाल क्या है? तो हिमालय की गोदों में बसा हुआ देश है नेपाल।
हिमालय की गोद में बसा देश है, गोद में बसा देश है। और यहाँ पर अधिकतर आबादी हिंदू है, अधिकतर आबादी हिंदू है। अधिकतर आबादी क्या है? हिंदू। हिंदू बहुल आबादी है, हिंदू बहुल आबादी। लगभग 82% के आसपास। अब यह हिंदू बहुल आबादी है। वर्षों तक, वर्ष 2008 तक, इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा, वर्ष 2008 से पहले तक नेपाल एक जो है हिंदू राष्ट्र कहलाता था। वर्ष 2008 से पहले तक नेपाल क्या कहलाता था? हिंदू बहुल राष्ट्र कहलाता था, हिंदू राष्ट्र कहता था। लेकिन वर्ष 2008 में जब नेपाल का संविधान हुआ तैयार, तो नेपाल के संविधान में हिंदू बहुल राष्ट्र को न रख करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। तो वर्ष 2008 से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। वर्ष 2008 से नेपाल को जो है, इसको हम लोग नोट कर लिए। चलिए, 2008 से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। और 2008 से ही नेपाल गणतांत्रिक देश का दर्जा पाया। और 2008 से ही वहाँ पर नेपाल में जो है संवैधानिक जो है प्रक्रिया की तरह सरकार बनना शुरू हुई। अब देखिए, नेपाल में 2008 से पहले गणतांत्रिक हुई, उसके पहले वहाँ पर क्या था? 2006 तक वहाँ पर जो है मुख्य रूप से राजतांत्रिक जो है राजशाही थी। तो 2006 के बाद जो है धीरे धीरे कह सकते हैं नेपाल में राजतंत्र का लोप होता गया और गणतंत्र का जो है प्रभाव होता गया। तो यह एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब हम लोग नेपाल की एक अलग चर्चा करेंगे, नेपाल का संविधान कैसे बना, तो वह जो है उसमें बताया जाए, देखेंगे हम लोग कैसे कैसे नेपाल में संविधान बना। लेकिन 2006 तक नेपाल में जो है, नेपाल के जो है राजतांत्रिक शासन से राजशाही शासन से लोकतांत्रिक शासन की ओर प्रक्रिया बढ़ना शुरू हो गया। अब वर्ष 2008 में नेपाल एक गणतंत्र देश बना और जो है कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। और साथ ही भारत जो है 2008 के बाद भारत में जो है बहुत बड़ा इसकी स्वागत भी किया नेपाल को गणतंत्र बनने के बाद। लेकिन साथ ही हमारे कई प्रकार के नेपाल में प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं। हमारा जो है कई, जैसे कि नेपाल में हमारा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कई बांध हैं, नहरें हैं। फिर भी यह जो मुद्दा आया है, जिस मुद्दा को लेकर के अभी फिलहाल जो है बहुत चर्चा में है, भारत नेपाल के संबंधों में बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया। अब इस तनाव के कारण जो है, अब इस तनाव को कैसे रोका जाएगा, यह जो है आगे की प्रक्रिया रणनीति भारत को सोचना है। क्योंकि हमारा जो है नेपाल से दूर होना मेरे लिए न बस की बात है, और न नेपाल से अलग होना नेपाल के लिए बस की बात है। क्योंकि हम लोग का जो एक संबंध है वो वैवाहिक संबंध तक ही नहीं है, धार्मिक सांस्कृतिक जो है संबंध हम लोग से मिलता जुलता है। और हमारा सिर्फ संबंध ही नहीं, हम कह सकते हैं एक दूसरे के दिल में भी बसते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही भारत और नेपाल के बीच के विवाद। अगले टॉपिक में फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में मुद्दा है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप अपने जो है अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताइएगा। और हमें आपका कमेंट बॉक्स में जो भी आप बताएंगे उसका हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।